हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इग्निशन सिस्टम। आज हम इग्निशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं। इग्निशन सिस्टम में बैटरी के बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इग्निशन स्विच की। इग्निशन स्विच जो है यह हमारे जो वाहन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है या भूमिका अदा करता है। जैसे कि हम कहें कि हमारे वाहन को यदि प्रारंभ करना है या उसे बंद करना है तो दोनों स्थितियों में हमें स्विच को काम में लेना पड़ता है, इसीलिए हम इसे इग्निशन स्विच कहते हैं। लेकिन पुराने समय में जो इस तरीके का एक स्विच, साधारण स्विच काम में लिया जाता था जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की चाबी को काम में ले सकते थे और हमारे वाहन को स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्योंकि सेंसर बेस्ड जो है हमारी गाड़ियां आ रही हैं उनमें सब में सेंसर हैं और सेंसर बेस्ड आने के कारण यहाँ पर जो चाबी भी काम में ली जाती है वह भी सेंसर बेस्ड, या हम कहते हैं कि इसकी कोडिंग करके ही इसे काम में लिया जाता है, जो कि आज के समय में इस तरीके का एक स्विच काम में लिया जाता है जो कि पूरा हमारे सेंसर बेस्ड पर आधारित होता है और इसकी कोडिंग की जाती है। यदि बिना कोड की या बिना कोडिंग की हुई चाबी को हम काम में लेते हैं तो वाहन को यह प्रारंभ करने की परमिशन नहीं देता है। परिणाम ये होता है कि हमारा वाहन स्टार्ट नहीं होगा। तो आज के समय में इस तरीके का जो स्विच है, इग्निशन स्विच, यह काम में लिया जा रहा है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस या बेलास्ट रजिस्टर की। यह जो रजिस्टर है यह हमारे वाहन में, चूंकि जब हमारा वाहन आरपीएम पे अधिक होता है या हम कहें कि जैसे नॉर्मल आरपीएम 1500 आरपीएम, उसके बाद जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं वाहन का जो आरपीएम है वह बढ़ने लगता है। परिणाम ये होता है कि उसके साथ लगा हुआ हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर जो है यह क्या होता है, जैसे ही आरपीएम पाता है तो इसके अंदर भी वोल्टेज अधिक बनने लगती है। परिणाम ये होता है कि अगर यहाँ पर आरपीएम के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, धारा का प्रवाह होगा, तो हमारा जो ये इग्निशन कॉइल है इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी समस्या से बचने के लिए हम यहाँ पर जो बेलास्ट रजिस्टर है या बैलेंस रजिस्टर है यह काम में लेते हैं। यह हमारे इंजन के आरपीएम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एक बराबर जो इसमें धारा होती है उसका प्रवाह करता रहता है, इसीलिए हम इसे बैलेंस या बेलास्टर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इग्निशन कॉइल की। इग्निशन कॉइल जो है यह हमारे इग्निशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसके माध्यम से हम 12 वोल्ट बैटरी का जो करंट होता है इसे 21,000 वोल्टेज में बदल लेते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है यह होता है हमारे यहाँ पर टर्नों की संख्या। जी हाँ, टर्नों की संख्या पर आधारित होता है यह। और हम जो है यहाँ पर हमारे इग्निशन कॉइल में दो तरीके की वायरिंग को काम में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी वायरिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वायरिंग। प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर हम जो है 250 से 300 टर्न जो होते हैं ये बनाई जाते हैं, या हम ये कहें कि 200 से 250 टर्न की क्या है कोयल काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ पर इसके जो वायर की मोटाई है यह भी विशेष इसका ध्यान रखा जाता है, जो कि हमारा 20 SWG से 25 SWG रखा जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे 21,000 टर्न, या हम ये कहें कि इसके अंदर जो ये राउंड दिया जाता है 21,000 टर्न इसके बनाए जाते हैं, और यह 40 SWG से 45 SWG तक रखा जाता है। और बीच में आप देखेंगे कि यहाँ एक सॉफ्ट आयरन कोर दी गई है जो कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लगी हुई होती है। सॉफ्ट आयरन कोर जो है इसी के माध्यम से ये हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है जिससे हम हाई वोल्टेज बाहर निकालते हैं। लेकिन यह हाई वोल्टेज जो है हमारी बॉडी के साथ अर्थ ना हो जाए, इस समस्या से बचने के लिए हम एक बैकलाइट का खोल देते हैं। यह कुचालक होता है। साथ में इसकी कूलिंग के लिए इसके अंदर ऑयल दिया जाता है ताकि जो ऑयल है यह इसे कूल रख सके, साथ में इंसुलेशन का काम भी करती है। और जब आप इस कॉइल को देखेंगे तो यह आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इस इग्निशन सिस्टम की और यह कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने पहले एक बैटरी को यहाँ अर्थ ग्राउंड किया गया है, उसके बाद एक चाबी के साथ इसका कनेक्शन किया गया है। जी हाँ, चाबी जो होता है ये हमारी इग्निशन सिस्टम को ऑन और ऑफ करने में हमारी मदद करता है। यहाँ से जो धारा का प्रवाह है, जो बैटरी है, चूँकि यह यहाँ पर स्रोत है, विद्युत का स्रोत है, हमने विद्युत को यहाँ पर स्टोर कर लिया है और इसे काम में लेने के लिए जो है एक स्विच के माध्यम से जोड़ दिया ताकि हम हमारी इच्छा अनुसार क्या कर सके, इस विद्युत को काम में ले सकें और स्विच को ऑन ऑफ किया जा सके। और यहाँ से यह जो विद्युत धारा है यह इस इग्निशन कॉइल में जाएगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस इग्निशन कॉइल में आप देखेंगे कि यहाँ यह प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसमें
दोनों टर्मिनल जो होते हैं यह हमारे पहला टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा होता है और जो दूसरा टर्मिनल होता है यह जाकर के हमारे सीबी पॉइंट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग की। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चूंकि हम जब देखेंगे तो इसके भी दो टर्मिनल, या हम कहते हैं कि इसके दो वायर निकल के आते हैं जब हम इसकी कुंडली बनाते हैं। तो पहला जो टर्मिनल होता है वह हम हमारे जो आप प्राइमरी वाइंडिंग देखेंगे उसको नीचे के साथ, इसके जो नीचे का भाग है इसके साथ सोल्डरिंग कर दी जाती है, और दूसरा जो भाग होता है इसे हम हमारे सॉफ्ट आयरन कोर के साथ जोड़ देते हैं। जी हाँ, ये ऊपर की तरफ जो हमें करंट देता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वह हाई वोल्टेज क्या करती है, हमें स्पार्क प्लगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करती है। हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूटर तक यह करंट पहुँचा दिया जाता है। इससे पहले हम एक बात और करते हैं कि यहाँ से जो प्राइमरी सर्किट होता है यह जब तक क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, या हम ये कहें कि सीबी पॉइंट के माध्यम से क्या नहीं किया जाए, इसे बार बार, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, तो जब तक इसे बार बार क्या नहीं किया जाएगा, जोड़ा या तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमारी जो बैटरी है इसका 12 वोल्ट हाई वोल्टेज में नहीं बदलेगा। इसीलिए हम यहाँ इग्निशन कॉइल को काम में लेते हैं। यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और जैसे ही प्राइमरी सर्किट को तोड़ा जाता है तो यहाँ अचानक से क्या होता है, सर्किट ब्रेक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। कैसे होता है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब प्राइमरी वाइंडिंग में क्या किया जाता है, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो चूंकि हमें ये पता है कि फैराडे के नियम के अनुसार यदि किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाए तो वह चुंबक के समान कार्य करती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो यह चुंबक के समान कार्य करती है। और वहीं पर ही उन्होंने एक बात और कही है कि यदि क्या किया जाए कि किसी भी विद्युत या फिर किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या किया जाए, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू होते हैं, या हम कहें कि यदि चुंबक के इर्द गिर्द क्या किया जाए, किसी चालक को घुमाया जाए तो चालक में क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हमने कहा कि यदि किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाए, या हम कहें बिजली की सप्लाई की जाए, तो वह चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। तो यहाँ हम विद्युत का क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। परिणाम ये होता है कि ये चुंबक के समान कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि अचानक से जब हम इस प्राइमरी सर्किट को तोड़ते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग, चूंकि वह भी क्या थी, इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर भी हल्की सी हलचल होने लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दूसरे छोर पर एक कंडेंसर लगाया जाता है। जी हाँ, यह है सीबी पॉइंट को जलने से बचाता है, इस पे स्पार्क नहीं आने देता। साथ में यह 1100 वोल्टेज तक क्या रखता है, 1000 वोल्टेज तक अपने अंदर स्टोर रखता है, या हम कहें कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वह 1000 वोल्टेज तक होती है। यह अपने अंदर 1000 वोल्टेज तक स्टोर कर सकता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी सर्किट टूटता है तो बैटरी का जो 12 वोल्ट होता है वह जाकर के हमारे कैपेसिटर में भरने लगता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, यह करंट अधिक होता है तो यह करंट को रिवर्स कर देता है। परिणाम ये होता है कि विद्युत धारा बहने के लिए छोटे से छोटे परिपथ को, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट को, यह चुनता है, जिसकी वजह से यहाँ से, क्योंकि हमने क्या किया था कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो पहला कनेक्शन था वह हमने हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के साथ किया था। परिणाम ये होता है कि यहाँ से यह करंट प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जाता है, और जो हमारा हाई वोल्टेज होता है यह टर्नों की संख्या के अनुसार हमें ऊपर की तरफ मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, यहाँ पर लगी हुई हमारी जो बेस प्लेट है, यह हमारे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने में मदद करता है। चलिए इसको हम देखते हैं कि यह किस तरीके से दिखाई देती है और ये किस तरीके से कार्य करती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर खुला हुआ रखा हुआ है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर ऊपर की बात करें तो यह हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कैप कहलाती है। इस डिस्ट्रीब्यूटर कैप में हम ये खूब सारे वायर देख रहे हैं। ये हमारी HT लीडें होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो ये लीड है यह हमारी इग्निशन कॉइल के साथ जुड़ी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी HT लीडें जो हैं यह हमारे स्पार्क प्लग के साथ लगी होती हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक तो इसमें सेंटर पॉइंट होता है बीच का, जिसके माध्यम से हम जो ये करंट होता है जो हमारी इग्निशन कॉइल के द्वारा दिया जाता है उसे हम इस रोटर कैप पर पहुँचाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रोटर कैप है, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो रोटर कैप है इस तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये जो है हिस्सा, इसका बाहर का हिस्सा ये बेकेलाइट का बनाया हुआ है और ये पीतल का बनाया हुआ है। और ये जो करंट है
क्या होता है कि बारी बारी से ये जो टर्मिनल आप जो सेगमेंट्स देख रहे हैं वहां पर ये बारी बारी से पहुंचाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब ये राउंड घूमेगा तो हम हमारे इंजन के अंदर फायरिंग ऑर्डर के क्रम में क्या होता है, इन लीडों को हमारे जो स्पार्क प्लग होते हैं उनके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि ये जो भाग है यह हमारी डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी कहलाती है। इस बॉडी के अंदर एक विशेष भाग होता है, ये हमारे जो स्पेशल बोल्ट के लिए दिया जाता है ताकि आप उसे वहां पर टाइट कर सकें। और आप देखेंगे कि लंबा कट दिया गया है। लंबा कट देने का सबसे बड़ा रीजन होता है ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए दिया जाता है, इसीलिए हम इसे फाइन एडजस्टमेंट होल के नाम से भी बुलाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्क्यू गियर दिया गया है जिससे हम हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटर कैम को चाल देते हैं और यह हमारे इंजन की कैमशाफ्ट के साथ चलती है। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे जहां पर आपको बाहर की तरफ एक हिस्सा दिखाई देगा। यह हमारा एडवांस मैकेनिज्म है, यह वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म होता है जिसके पीछे की तरफ एक पाइप लगाई जाती है जो कि हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा होता है। जब थ्रोटल बंद होता है तो यहाँ पर वैक्यूम उत्पन्न होता है और उस वैक्यूम के कारण यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ मेन प्लेट के ऊपर हमारी एक बेस प्लेट बनी होती है और बेस प्लेट में ये जो भाग होता है यह आगे पीछे घूमता है। तो चलिए पहले इस बेस प्लेट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रू के लिए यहाँ जगह दी गई है, इसे एक जगह पर माउंट कर दिया जाता है, एक जगह असेंबल कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी प्लेट और होती है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ आप देखेंगे कि हमारा एक कंडेंसर हमने लगाया है, यह हमारे सीबी पॉइंट को जलने से बचाता है। और यहाँ पर एक सीबी पॉइंट लगाया हुआ है हम लोगों ने। सीबी पॉइंट जो होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। और जैसे ही इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसे बार बार तोड़ते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं। इसी वजह से हमारी जो इग्निशन कॉइल होती है उसके अंदर हाई वोल्टेज उत्पन्न होता रहता है। और इसे जोड़ने और तोड़ने का जो काम होता है यह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रोटर जो है इस पे बनी हुई लोब के कारण होता है। यहाँ पर जो आप लोब देख रहे हैं यह हमारे इंजन में सिलेंडरों की संख्या के आधार पर बनाई जाती है। यदि हमारे इंजन में 3 सिलेंडर है तो यहाँ पर 3 लोबें होंगी, 2 सिलेंडर है तो यहाँ पर 2 लोबें होंगी, यदि 6 सिलेंडर है तो 6। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं अभी कि ये जो लोबें हैं यह आपको दिखाई देंगी कि ये 4 लोबें हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने पर, तो ये 4 लोबें हैं क्योंकि ये 4 सिलेंडर के लिए है। और यहाँ पर इसके संपर्क में जो है इसको एक बार फिट करते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पर सेट हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर कैम लोब चलती है या घूमती है तो इसके घूमने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि लोब के पास में सीबी पॉइंट जो होता है यह इसके ऊपर बैठा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सीबी पॉइंट को बार बार खोला जाता है। और बंद जो होता है वह यहाँ पर दी हुई इस स्प्रिंग के टेंशन से, अर्थात हम ये कहें कि सीबी पॉइंट को खोलने के लिए तो कैम लोब की आवश्यकता पड़ती है लेकिन बंद होने के लिए स्प्रिंग की जो टेंशन होती है वही काफ़ी होती है। तो इस तरीके से यह हमारी बेस प्लेट और मेन प्लेट हो गई है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म और सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। इसके अंदर एक एडवांस मैकेनिज्म दिया जाता था कि जैसे ही स्पीड क्या होती है गाड़ी की अधिक होती है या कम होती है तो उस वक्त हमें स्पार्क जो होता है वह समय से पहले चाहिए होता है। तो समय से पहले स्पार्क को प्राप्त करने के लिए हम इसे कह देते हैं एडवांस मैकेनिज्म। तो इसके अंदर स्पार्क को एडवांस करवाने के लिए हम इस तरीके के मैकेनिज्म को काम में लेते हैं। तो ये 2 तरीके के मैकेनिज्म काम में लिए जाते थे, एक होता था वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म और एक होता था सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक ब्लेड लगी हुई है और इसको क्या किया जाता था, हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे लगाया जाता था और जैसे ही वैक्यूम होता था तो यहां पर लगी हुई बेस प्लेट जो होती थी उसे पीछे खींच लिया जाता। चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए एडवांस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारी जो कैम लोब है यह क्या हो रही है, देखिए पीछे की तरफ आ रही है और आकर के क्या हो रही है, अब ये सीबी पॉइंट से टकरा रही है और सीबी पॉइंट को खोल रही है। लेकिन वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म के कारण क्या होगा कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक कैम लोब को आने में थोड़ा सा समय लगेगा, डिग्री का फर्क आएगा। तो समय को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म के माध्यम से जब हम क्या होता है कि जब एक्सीलेटर कम होता है तो यहाँ वैक्यूम उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो आप देखेंगे बेस प्लेट आपको घूमती हुई नजर आएगी।
तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने वैक्यूम किया तो वैक्यूम के कारण पाइप में जैसे ही वैक्यूम किया तो यहाँ पर ये जो प्लेट है पीछे की तरफ चली गई, जबकि हमारे इंजन में कैमलोब आगे की तरफ आ रही थी। तो इस तरीके से इधर से तो हमारी कैमलोब आ रही थी और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि यहाँ से सीबी पॉइंट वाला जो प्लेट है हमारी यही क्या हो गई, कैमलोब के पास में चली गई। तो इस तरीके से कुछ डिग्री के लिए क्या करवा दिया जाता है, स्पार्क को थोड़ा पहले करवा लिया जाता है। तो इस तरीके का जो एडवांस मैकेनिज्म है यह हमारा वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म कहलाता है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये भी आपको दिखाई देगी आगे पीछे जाते हुए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म कहलाता है, क्योंकि जब एक्सीलेटर हम दे देते हैं गाड़ी को तो अब खड़ी अवस्था में तो वैक्यूम उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ये काम करता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं तो हमारा वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। वहां पर हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो स्पीड पे काम कर रहा हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड क्या करते हैं, वेट लगा देते हैं, जो कि आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो चूंकि अब यहाँ पर बेस प्लेट क्या है, एक जगह स्थिर है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हल्का सा चाल देते हैं। जैसे कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ आपको हल्का सा वेट क्या हो रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये इंजन स्पीड से चलता है तो देखिए पहले बेस प्लेट जो थी वो घूम करके आगे आ रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, बेस प्लेट आगे नहीं आ सकती है। तो अब यहाँ पर जो हमारी कैमलोब है यही खुद क्या हो जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी। परिणाम ये होगा कि हमारा स्पार्क जो है फिर से एडवांस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एडवांस मैकेनिज्म जो है ये सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म कार्य करता है। इसके बाद हम वापस बात करते हैं हमारे सीबी पॉइंट की। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, स्विच का काम करता है। इसे बार बार ऑन ऑफ होना पड़ता है जिसकी वजह से इसके जलने की संभावना अधिक होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग इसको एक मजबूत धातु का बनाते हैं। तो यह है हमारे पास इरिडियम, टंगस्टन, और वायुयानों में काम में लिया जाने वाला जो सीबी पॉइंट होता है वह प्लेटिनियम का बना होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दिया जाता है, इस तरीके का मटेरियल बनाया जाता है, और इसे एडजस्ट करने के लिए इसे हम हमेशा खुली अवस्था में ही क्या करते हैं, सेट करते हैं। और इसके जो बीच का गैप है यह 0.03 mm से 0.05 mm तक इसे एडजस्ट किया जाता है। तो आप इसे जब भी कभी सेट करेंगे तो देखिए हमेशा आपको ये कम पे सेट करना है। कम पे इसलिए सेट करना है क्योंकि यदि यह गर्मी पाके फैलता है तो इसके बीच का जो गैप है वह बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर गैप पहले से ही आपने बढ़ा हुआ सेट किया तो उसकी वजह से यह मिसिंग करेगा। तो इसलिए आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, इसे खुली अवस्था में ही आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पार्क प्लग की। तो देखिए स्पार्क प्लग को जानने से पहले हम इसके भागों के बारे में जानते हैं कि ये जो स्पार्क प्लग है इसके भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक मेटेलिक पार्ट होता है, इस मेटेलिक पार्ट, और इसके बाद जो होता है ये एक पीछे का, इसको ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन कवर है, ये पोर्शुलिन का बना होता है, जिसके ऊपर एक आप देखेंगे एक छोटा टर्मिनल निकला हुआ होता है, जिसके माध्यम से हम हाई वोल्टेज जो होता है वो इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको दिया जाता है, सप्लाई की जाती है। और इसके बाद मेटेलिक पार्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ हेक्सागोनल आपको एक नट दिखाई देगा, यह हेक्सागोनल नट होता है। यह हमारे कंबशन चेंबर पे यहाँ सिलेंडर हेड पर कसने में हमारी मदद करता है। हम कहते हैं कि स्पेनर को पकड़ने में हमारी सहायता करता है ताकि इसे आसानी से घुमा करके टाइट किया जा सके। चूंकि मेटल के ऊपर इसे सही तरीके से टाइट नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो मेटल आपस में परस्पर क्या नहीं हो सकते, एयर टाइट नहीं हो सकते, इसीलिए उसके बीच में हमें पैकिंग चाहिए होती है। यहाँ कोई हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, गैस्केट लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वाशर काम में लिया है। ये हमारे सॉफ्ट मटेरियल का होता है, ये एक्चुअल में गैस्केट होती है जो कि कंबशन चेम्बर में जब इसे टाइट किया जाता है या सिलेंडर हेड पर जब इसे लगाया जाता है तो ये वहाँ पर इसे एयर टाइट कर देती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ थ्रेडें दी गई है मेटल के ऊपर, और ये जो मेटल है इसमें अर्थ और सेंट्रल इलेक्ट्रोड, जब आप देखेंगे तो यह हमारा अर्थ या ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही सिरेमिक या फिर हम इसे कहें तो यह हमारे सिलिकॉन क्रोम मटेरियल के बनाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो होता है हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड, और इसके जस्ट नीचे जो है ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। इसके बीच में एक गैप रखा जाता है, इसे हम एयर गैप कहते हैं। यह एयर गैप हम हमेशा रखते हैं। इसके पीछे रखने का कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो हाई वोल्टेज है यह जंप करके क्या करे, अपना सर्किट या अपना परिपथ पूर्ण करे, जिसे पेट्रोल देखता है, यहाँ जिसको क्या होता है, गैस देखती है। जैसे कि ये जो स्पार्क प्लग है हमारे
पेट्रोल इंजन में या गैस वाले इंजन में लगते हैं, चाहे वो आपकी सीएनजी हो या एलपीजी गैस हो, वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। और इनके बीच में जो गैप है वो देने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है ताकि यहाँ पर जो स्पार्क है वह उत्पन्न हो, और स्पार्क तभी उत्पन्न होगा जब इनके बीच में गैप होगा। और ये जो गैप होता है ये भी इंजन निर्माता के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यह ज़्यादातर 0.06 से लेकर के 0.010 तक रखा जाता है, लेकिन यदि कभी भी कोई कंपनी यदि हमें बताती है कि 3 से 5, 8 से 10, 10 से 12, तो हमें हमेशा सबसे छोटा भाग जो होता है वह गैप इसमें सेट करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कंबशन चेंबर में लगा होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इसकी टिप, यहाँ हम कहते हैं कि ये मेटल है, तो देखिए धातु जो होता है, मेटल जो होता है वह गर्मी पाके फैलता है और ठंड पाकर के सिकुड़ता है, तो जिसकी वजह से इसके फैलने के चांसेस अधिक होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है यह भी क्या होता है, धीरे धीरे जैसे इसकी लाइफ कम होती चली जाती है, गर्म होने के कारण यह पिघलना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से इसके बीच का जो गैप होता है यह बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है। या हम ये कहते हैं कि कंबशन चेंबर में फ्यूल सही तरीके से नहीं जल पाता है, बिना जला हुआ जो फ्यूल है वह बाहर आता है, जो कि पोल्यूशन बढ़ाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए हमारे जो स्पार्क प्लग है, दो तरीके के स्पार्क प्लग हमारे इंजनों में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, हॉट स्पार्क प्लग और कोल्ड स्पार्क प्लग। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि इसकी शीट से, ये जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 2 स्पार्क प्लग है, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो टिप है यह इस कवर से बाहर की तरफ आ रही है। यदि इस तरीके का कोई स्पार्क प्लग आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह हॉट स्पार्क प्लग है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर की तरफ जो स्पार्क प्लग है, जो इसकी नोब है, यह क्या है, अंदर की तरफ है, यह कोल्ड स्पार्क प्लग कहलाता है। यह ज़्यादातर हाई स्पीड की गाड़ियों में काम में लिया जाने वाला स्पार्क प्लग है। हम ये कह सकते हैं कि रेसिंग की बाइकों में भी इस तरीके के जो स्पार्क प्लग है यह काम में लिए जाते हैं। ये आपको साइज में छोटा बड़ा या अलग अलग दिखाई दे सकता है, और इस तरीके के जो स्पार्क प्लग है यह आम कार्यों में या आम जो आपकी गाड़ियां हैं या 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये स्पार्क प्लग देख करके बता सकते हैं कि जैसे ये इसकी टिप बाहर निकली हुई है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा हॉट स्पार्क प्लग है, जबकि इस तरीके का जो स्पार्क प्लग है यह हमारा कोल्ड स्पार्क प्लग है। और अब हम बात करें कि देखिए स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है, तो कंबशन चेंबर में यह चिंगारी उत्पन्न करता है जिसे कि पेट्रोल या गैस जो होती है ये देखती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ज्वलनशील अधिक होते हैं, तो उस स्पार्क को देखते ही तुरंत क्या हो जाता है, यह जल पड़ता है। परिणाम ये होता है कि वहाँ पर कंबशन होता है और पेट्रोल जो होता है ये जलता है, या हमारे इंजन में काम में ली जाने वाली जो गैस होती है यह पूर्ण रूप से क्या होती है, जलती है। परिणाम हमारे पेट्रोल इंजन में पावर उत्पन्न होती है और इंजन कार्य करने लगता है। तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो है हमारा स्पार्क प्लग होता है, जो कि स्पार्क देने में हमारी मदद करता है। तो ये स्पार्क प्लग आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप स्पार्क प्लग की निकली हुई टिप को देख करके बता सकते हैं कि अगर इसकी ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है तो यह हमारा हॉट स्पार्क प्लग है, जबकि अगर टिप इसकी अंदर की तरफ है तो यह हमारा कोल्ड स्पार्क प्लग है। कोल्ड स्पार्क प्लग जो होता है यह हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में या फिर हमारी रेसिंग बाइकों में काम में लिया जाता है, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है ये इस तरीके के स्पार्क प्लग है। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो अर्थ इलेक्ट्रोड आपको क्या हो सकता है, देखने को ज़्यादा मिल सकती है। यह आपको 3, 2 या 1, जैसे कि यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल इलेक्ट्रोड, या फिर आपको यहाँ पर 3 या 4 इलेक्ट्रोड भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के जो स्पार्क प्लग होते हैं यह हमारे साधारण वाहनों में काम में लिए जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है, पूछा जाता है कि यदि हम क्या करें, हॉट स्पार्क प्लग जो है यह कोल्ड की जगह इंजनों में काम में लिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसकी जो टिप होती है, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि यह हमारे पास 4 व्हीलर में काम में लिया जाने वाला स्पार्क प्लग है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो टिप है ये बाहर की तरफ निकली हुई है, जबकि इसका जो सेंटर इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड आप देखेंगे अंदर की तरफ है, जबकि इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो क्या होगा कि कंबशन चेंबर में जब पिस्टन कंप्रेशन के दौरान आएगा तो यह क्या करेगा, हमारा जो पिस्टन है उसके साथ टकरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा स्पार्क प्लग खराब हो जाएगा। तो हमेशा हमें इंजन निर्माता के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, स्पार्क प्लग या स्पेयर पार्ट्स को बदलना चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं आज के समय में काम में लिए जाने वाले इग्निशन सिस्टम की, जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल या ईसीएम पर आधारित है। ईसीएम जो होता है यह किस तरीके से काम करवाता है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज के समय में हम हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, एक आर्मेचर रहता है और उस आर्मेचर के साथ क्या किया जाता है, उसकी कोडिंग की जाती है। और जो हमारा ईसीएम होता है उसके अंदर यहाँ पर फायरिंग ऑर्डर जो होता है हम इसे बताते हैं, और यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक पिकअप है यह हमें बताता है कि यहाँ पर स्पार्क करना है। तो जैसे इसे इंजन की स्टार्टिंग, यहाँ हम ये कहते हैं कि जब टाइमिंग मिलाई जाती है तो इसी के अकॉर्डिंग ही ये रखी जाती है, जो कि आर्मेचर के घूमने पर यहाँ पर मैग्नेट जो होता है ये स्विच का काम करता है, और इसके ऑन और ऑफ होने पर जैसे आप देखेंगे कि इसके बीच में जो क्लियरेंस है ये अभी कम है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा घूमेगा और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इसके सामने आता है तो वहाँ पर इसका क्लियरेंस बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ पर यह ऑन है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यह सीबी पॉइंट की तरह कार्य कर रहा है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर की तरह कार्य कर रहा है, जिसको क्या होता है कि हमारा जो ईसीएम है वहाँ पर ये बार बार उसे सेंस करता रहता है, और यहाँ पर हमारी जो इग्निशन कोयल है इसके अंदर हमारे जो विद्युत का सर्किट है उसे बार बार तोड़ता है और वापस जोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट होता है। और उसे आज के समय में इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि हमारा पूरा कंट्रोल होता है, या हम ये कहते हैं कि ये भी हमारा सेंसर बेस्ड होता है। और इसके अंदर जो भी इसके अंदर कोडिंग की जाती है, यदि 6 सिलेंडर है तो, या 8 सिलेंडर है तो, या 4 सिलेंडर है तो, वहाँ पर हम इसकी जो कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर स्पार्क करवा देता है। इन पे नंबर आते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारी हाई टेंशन लीड जो है स्पार्क प्लग के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है यह आज के समय में काम में लिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम के बाद मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो देखिए, बैटरी इग्निशन सिस्टम में हमारा जो विद्युत का मुख्य स्रोत होता है वो बैटरी होता है। यहीं पर ही अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटो लगा देते हैं जो कि कंटिन्यू, या हम ये कहें कि एक जनरेटर हो गया जो हमें कंटिन्यू विद्युत बना करके दे रहा है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है, जो कि हमारे ज़्यादातर 2 व्हीलर्स वगैरह होती हैं, बाइक्स वगैरह होती हैं, उनमें यह सिस्टम काम में लिया जाता है। और अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको ये बताना है कि इग्निशन सिस्टम में जो हमारा स्पार्क प्लग है वहाँ पर कितना वोल्टेज मिलता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।